हाय गाइज, वेलकम टू देवराज अंधियाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक के फिफ्थ लेक्चर के बारे में। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे मनी के बारे में। पहले तो मनी के डिफिनीशन ऑफ मनी। मनी इज एनी आइटम और वेरिएबल, यह एक वेरिएबल रिकॉर्डेड है दैट द जनरली एक्सेप्ट एज ए पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड रीपेमेंट फॉर डेब्ट इन ए पार्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और कंट्री। जैसे कि मतलब ये मनी है कि जो वेरिएबल है, मतलब इसको वेरीफाई किया है, रिकॉर्ड भी है, इट्स जनरली एक्सेप्ट किया जाता है गुड्स एंड सर्विस के में बारे में। इट्स सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी हम मनी को हम सर्व करते हैं ना, तो कुछ एक्सचेंज करने के, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए। अब बात करते हैं कि मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। इवेल्युएशन ऑफ मनी पहले तो होता है कि पहले जो एंशिएंट में, इतिहास में बाटर सिस्टम होता है। बाटर सिस्टम होता है कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग द मनी। उसमें ना हम मनी का यूज नहीं करते। जैसे कि आप उससे कुछ लेना है तो आप मतलब जैसे आपके पास चावल है और उसके पास गेहूँ है, तो आप उसको चावल दे दीजिएगा, और उससे गेहूँ लेना हो तो आप गेहूँ ले लीजिएगा। वो मतलब इसमें इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस, उसमें मतलब बिना पैसा के यूज किए हुए। अब बात करते हैं कमोडिटी ऑफ मनी। कमोडिटी ऑफ मनी होता है जैसे कि यूज ऑफ ए फिजिकल गुड्स डेट हैव द इंस्टेंस वैल्यू सच एज द गोल्ड, सिल्वर एंड कैटल। जैसे कि पहले के लोग तो क्या था कि जब भी कुछ जैसे सामान लेते थे, चावल लेते थे, मसाला लेते थे, तो उसके बदले या तो गोल्ड देते थे या सिल्वर देते थे या कैटल मतलब मवेशी भी दे देते थे, कि मवेशी उससे भी एक्सचेंज करते, तो वो कमोडिटी ऑफ मनी होता है। अब बात करते हैं मेटालिक मनी के बारे में। मेटालिक मनी होता है जैसे कॉइन मेड होता है, मेटल लाइक गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ये हो गया मेटेलिक मनी होता है। अब बात करते हैं कि पेपर मनी। पेपर मनी होता है जो कि बैंक नोट इशू करता है बाय द गवर्नमेंट और बैंक, बैक्ड बाय इनिशियली बाय अ प्रॉमिस टू पे इन ए गोल्ड। बैंक नोट होता है क्या, बैंक जो इशू करता है तो उसमें आप प्रॉमिस करता है कि आप इस पैसा को, जो भी आप नोट इशू करते हैं, अगर इशू करता है, अगर उसको आप लेके आएगा तो उसके बदले आप वो गोल्ड भी दे देगा और सिल्वर भी दे देगा। अब बात करते हैं फैट मनी। फैट मनी जैसे क्या होता है, करेंसी डेट हैज द वैल्यू because of a government decree and not because the backed by the physical commodity। जैसे कि एग्जांपल जैसे मॉडर्न पेपर हो गया, करेंसी हो गया एंड कॉइन हो गया। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या होता है, जैसे कि डिजिटल फॉर्म ऑफ द मनी हो गया यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल ऑफ क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ई वॉलेट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। ये क्रिप्टो करेंसी ये इलेक्ट्रॉनिक मनी में आता है। अब बात करते हैं आगे चल के हम लोग टाइप्स ऑफ मनी, कितने प्रकार के मनी होता है तो ऑलरेडी बता चुके हैं। पहले तो होता है कमोडिटी ऑफ मनी जो कि हो गया गोल्ड। उसका होता है फेट मनी जो कि हो गया पेपर करेंसी हो गया। और उसके बाद हो गया है रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी हो गया जैसे ना गोल्ड का सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि अब मान लीजिए आप गोल्ड खरीदते हैं, जैसे ऑनलाइन गोल्ड खरीदते हैं, चाहे ऑफलाइन कुछ भी गोल्ड खरीदते हैं, तो उसको एक सर्टिफिकेट देता है। तो अगर उस सर्टिफिकेट को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसको दीजिएगा, तो आपको वो मनी भी दे सकता है। जो कोई भी सर्टिफिकेट द्वारा मिला जाता है उसको रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि डिजिटल मनी। डिजिटल मनी में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर ऑफ मनी यूज द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, ई वॉलेट हो गया, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मनी में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि नियर मनी। नियर मनी में जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब नियर मनी होता है। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्या क्या मतलब फंक्शन है मनी का। जैसे कि पहला तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम को एलिमिनेट करके ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ले करते हैं। जो आप नोट दीजिएगा और उससे सामान आप लीजिएगा। अब दूसरा का है कि यूनिट ऑफ अकाउंट प्रोवाइडेड एज ए स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू मेकिंग द इजियर कंपेयर टू प्राइस और कॉस्ट। और उसके बाद करते हैं फंक्शन क्या क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये हो गया फंक्शन ऑफ मनी होता है। अब बात करते हैं करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया। मतलब जो भी करेंसी है उसको मैनेज कौन करता है इंडिया में। पहले तो बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई के बारे में बात करते हैं।
आरबीआई को जैसे कि सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, जो कि जैसे कि इंडिया में है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो हर कंट्री का होता है, उस वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, मतलब इशू भी करता है, इशू एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी। इंश्योर द एबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड क्वालिटी करेंसी नोट। वो मतलब इंश्योर करता है कि अवेलेबल है कि ना, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, एंड क्वालिटी और करेंसी के नोट के बारे में। अब बात करते करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ करेंसी को प्रिंट किया जाता है। हमारे इंडिया में मतलब 4 जगह करेंसी को प्रिंट किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट करेंसी नोट आर द प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट ऑन प्रेस, गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, जो कि 4 जगह किया जाता है। पहले तो नासिक में, देवास में, मैसूर में, सालबौनी में, ये 4 जगह करेंसी को प्रिंट किया जाता है। अब क्वाइन कहाँ बनाया जाता है? क्वाइन भी 4 जगह बना, जैसे मुंबई में हो गया, हैदराबाद में हो गया, कोलकाता में हो गया और नोएडा में हो गया। ये 4 जगह जो कि क्वाइन भी बनाया जाता है। अब करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आरबीआई मतलब बैंक को दे देगा, और बैंक का एक मतलब बैंक अपने अपने ब्रांच में पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो कि ये करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कि मनी सप्लाई के बारे में। जैसे मनी सप्लाई के, उसका पहले तो डिफिनेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन ए इकोनॉमी एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। जो भी अमाउंट है ना, तो वो अगर अवेलेबल रहेगा ना हमारे इकोनॉमिक में एक पार्टिकुलर पॉइंट टाइम में, उसी को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। जैसे कि मेजर होता है, जैसे मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, जैसे क्या होता है कि मेजर में मतलब 4 प्रकार का होता है, जैसे M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4 होता है। M1 में क्या होता है, जो कि करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी करेंसी है और सर्कुलेशन में है, प्लस M1 के बारे में बात करते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, एंड प्लस होता है अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। जो जैसे कि मान लीजिए कि जो भी करेंसी है, अब करेंसी हमारे देश में, हमारे कंट्री में है, उस वो हो गया, प्लस में डिमांड डिपॉजिट हो गया, प्लस में अदर डिपॉजिट जो भी आरबीआई में है ना, भारतीय रिजर्व बैंक में है, उसको वो सारे को मिलाकर M1 में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं M2 क्या होता है। M2 में हो गया, जैसे कि M1 करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, प्लस M2 का प्लस होता है कि सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक। जैसे कि M1 को M2 होता है कि M1 का सारे रख लीजिए, प्लस उसमें जोड़ दीजिए जो भी सेविंग डिपॉजिट है ना पोस्ट ऑफिस में, उसका भी जोड़ दीजिए, वो करेंसी मिल जाता, वो करेंसी को M2 में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं M3 में। M3 होता है जैसे M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, जो टाइम डिपॉजिट होता है ना, उसको काउंट कर दीजिए, जो कि होता है जो M3 में होता है। अब टाइम डिपॉजिट में तो पोस्ट ऑफिस भी होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, जब बैंक में होता है, जो भी टाइम डिपॉजिट जो होता है ना, जैसे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये थी M1 का सारे काउंट कीजिए, और फिक्स डिपॉजिट तो उसको M3 में आता है। M4 में क्या होता है कि M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, एंड एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो भी नेशनल सर्टिफिकेट उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। टोटल M3 ले लीजिए, और प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये मिला के हो गया, मिला के M4 हो गया। अब बात करते हैं कि एक कैशलेस इकोनॉमी का बेनिफिट क्या होता है। कैशलेस इकोनॉमी का बेनिफिट होता है, पहले तो रिडक्शन इन कॉस्ट होता है। जो भी मान लीजिए अगर फिजिकल में लेन देन करेंगे, तो उसको प्रिंट करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको पेपर का पैसा लगेगा, बहुत सा पैसा लगा। अगर कैशलेस करना है कि मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफ़र कर दिए, आराम से हो गया। क्योंकि रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, जैसे कि लोअर कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रिंटिंग के, स्टोरेज के, हैंडलिंग के, फिजिकल करेंसी के, ये हो गया, मतलब ये सब बच जाएगा, जो कि कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं। अब उसका तीसरा क्या, ट्रांसपेरेंसी हो गया। अब ट्रांसपेरेंसी हो गई, जो भी जैसे मतलब अब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट बैंक में जाता है, तो बैंक पर गवर्नमेंट नज़र रखता है, तो वो एक ईजियर ट्रैक ट्रांजेक्शन मतलब हो जाता है, जो कि टैक्स रिडक्शन में रिडक्शन ऑफ टैक्स इविजन एंड ब्लैक मनी में मतलब होता है। अब बात करें कन्वीनियंस, जैसे कि कन्वीनियंस होती है, जैसे फास्टर ऑफ एंड मोर एफिशिएंट ट्रांजेक्शन, स्पेशली लार्ज अमाउंट
अमाउंट हो गया, बिजनेस का आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना है तो आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं। और डायरेक्ट मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए जो कि कन्वीनियंस में हो जाए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में होता है कि ईजियर टू एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस थ्रू द डिजिटल मेंसिंग। जो भी फाइनेंशियल इस मतलब उसमें बहुत रहती है। अरे आराम से अगर मोबाइल से पेमेंट करना है तो उसका रहती पासवर्ड डालिए तुरंत पेमेंट हो जाएगा। अब सिक्योरिटी रिडक्शन में रिस्क डेथ द थिप्स, जैसे कि मान लीजिए आप पैसा ले जा रहे हैं पूरा बैग में भर के, आपको वो चोरी हो गया तो वो एक मतलब सिक्योरिटी मतलब रिड्यूस सिक्योरिटी का होता है। अब मान लीजिए कि आप मोबाइल में रहेगा, मोबाइल में आप ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका चैलेंज भी है। जब कैशलेस इकोनॉमिक्स का अगर बेनिफिट भी है तो उसका चैलेंज भी है, क्योंकि जहाँ अगर मेरिट रहेगा ना वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि डिमेरिट थोड़ा सा रहेगा ही। अब डिमेरिट चैलेंज क्या है, जैसे कि चैलेंज में इसका डिजिटल डिवाइडेड, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस हो गया टू द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एंड द रिमोट एरिया। जो कि हमारे अर्बन एरिया में तो काफ़ी लोग मतलब ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करते हैं, जो कि रूरल एरिया में जो कि गाँव देहात में वहाँ पर लिमिटेड एक्सेस है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, इनक्रीज द रिस्क ऑफ ऑनलाइन एंड फ्रॉड एंड हैकिंग। जब से अगर ऑनलाइन कैशलेस इकोनॉमिक हो गया ना तो उसमें थोड़ा सा फ्रॉड भी आ गया है। इनक्रीज जो भी रिक्स हो गया ना ऑनलाइन फ्रॉड का, हैकिंग का, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। बात करते हैं टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू में हमेशा डिपेंडेंट मतलब टेक्निकल इशू है इसका, जैसे कि डिपेंडेंस ऑन रिलायबल इंटरनेट और पावर सप्लाई पर हमेशा डिपेंड रहना पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट द हाई, जैसे कि आप मान लो ऑनलाइन पेमेंट करना तब एगो प्रॉपर मोबाइल खरीदना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद और उसमें सारी चीज़ मोबाइल खरीदने में इनिशियल कॉस्ट तो लगता है। और दूसरा और बात है कि अवेयरनेस एंड लिटरेसी। आपको अगर जब भी मोबाइल चलाना मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपको अवेयरनेस थोड़ा चाहिए और लिटरेसी चाहिए, आपका थोड़ा सा ज्ञान भी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए तब जाके। नहीं तो उसमें अगर आपके फिजिकल में मनी अगर देते हैं किसी को तो वो तो उसमें भी मतलब जो अनपढ़ भी चला देगा वो भी कर देगा कि हाँ 100 रुपये 200 रुपये। इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस और लिटरेसी दोनों साथ चाहिए। अब कंक्लूजन अब कहते हैं कंक्लूजन ऑफ मनी। जैसे कंक्लूजन ऑफ मनी हो गया, मनी इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। जो भी हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक है ना उसका मेन फंडामेंटल कंपोनेंट है। फैसिलिटेट करता है ट्रेड के, सेविंग एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू के, प्रोवाइडिंग अ यूनिट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करता है, एंड इनेबलिंग द डिफर्ड द पेमेंट करता है। इट्स इवेल्यूएशन फ्रॉम द बेटर सिस्टम टू द complex digital currency underscore its the pivotal underscores in role of the economic development and the societal advancement। आज जो है कि